अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो लास्ट की वीडियो में हमने एनसीएफ 2005 को डिस्कस किया था अच्छे अंदाज में और आसान ज़ुबान में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद भी आई होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग आरटीई 2009 के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। ये भी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे भी क्या है, आपकी हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को भी क्या है, आप लोग बिना स्किप किए फ्रेश माइंड के साथ पूरा एंड तक लाजमी ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को क्या है, ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो थोड़ा सा क्या है, सब्र व इस्तिकामत के साथ फ्रेश माइंड के साथ इसको एंड तक लाजमी देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आरटीई 2009 यानी आरटीई का फुल फॉर्म क्या है, इसको हम जान लेते हैं। आर पर आपका राइट है, टी पर टू है और ई पर है आपका एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म है। इसी को हम उर्दू में क्या कहेंगे, कानून हक इत्फाल बराए मुफ्त व लाजमी तालीम। ठीक है, आपके आरटीई को हम लोग उर्दू में कानून हक इत्फाल बराए मुफ्त व लाजमी तालीम कहेंगे। मैं फिर से देखिए दोबारा कह रही हूँ, आरटीई के अंदर हर पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी पॉइंट को आप लोग नहीं छोड़ सकते, हर पॉइंट से क्या है, हमेशा सवालात बने हैं, तो हर पॉइंट को अच्छे से सुनिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आरटीई के ताल्लुक से हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं कि आरटीई है क्या, ये किस तरह से बना था। ठीक है, तो ये जो आरटीई है, आरटीई के अंदर देखिए पूरे मतलब टोटल क्या है, इसके अंदर 7 चैप्टर्स है इसके अंदर, यानी 7 अजबाक है इसके अंदर और क्या है 38 सेक्शंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर 7 चैप्टर्स है और 38 सेक्शंस है। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मतलब आरटीई का तो आपको फुल फॉर्म पता ही है कि राइट टू एजुकेशन। तो ये जो फ्री में जो हम लोग को हिंदुस्तान में तालीम लागू होने का जो कानून था, ये कब नाफिज हुआ बोले तो जो हिंदुस्तान है हमारा मुल्क, वो क्या है 135वां मुल्क है जिसने अपने मुल्क में फ्री तालीम को क्या है लागू किया था, यानी फ्री तालीम के लागू को इसने लेकर आया था। तो हमारे हिंदुस्तान से पहले 134 दूसरे कंट्रीज क्या है, पहले ही वो लोग अपने अपने मुल्क में क्या है फ्री तालीम को वो लोग लागू कर लिए थे। उन लोग के बाद 135 वाला मुल्क हमारा हिंदुस्तान बना, जिसने अपने मुल्क में कानून हक यानी आरटीई के कानून को लाया और इसके ज़रिए क्या है, उसने 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों तक यहाँ पर मुफ्त और फ्री में तालीम देने का इसने ऐलान किया था। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि 12 दिसंबर 2002 में 86 तरमीम, जिसको हम अमिटमेंट कहते हैं, इसके ज़रिए क्या है हक़ इत्फाल मुफ्त व लाजमी तालीम को करार दिया गया। अच्छे से समझिए इस पॉइंट को। मैंने अभी कहा कि हिंदुस्तान क्या है 135 वाला मुल्क है जिसने हमारे मुल्क में फ्री तालीम को नाफिज किया था। तो ये देखिए, ये कब नाफिज हुआ बोले तो 12 दिसंबर 2002 के अंदर क्या है 86 यानी हमारे दस्तूर में क्या है बहुत सारे तरमीमात होते गए, यानी हर कानून में क्या है कुछ ना कुछ चेंजेस करते हुए उसको नाफिज किया गया था। तो उसी तरह से 86 तरमीम के ज़रिए, यानी 86 बार क्या है 86 वाला जो तरमीम होता है जिसको हम अमिटमेंट कहते हैं, उसके अंदर क्या है उसके ज़रिए से कुछ तरमीमात करते हुए 12 दिसंबर 2002 को क्या है ये क्या है हमारे हिंदुस्तान के अंदर फ्री और मुफ्त तालीम बोलकर यहाँ पर लाया गया था, यानी इस कानून को करार दिया गया। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिए, 12 दिसंबर 2002 और 86 अमिटमेंट यानी तरमीम के जरिए कानून इत्फाल को करार दिया गया और हिंदुस्तान क्या है 135वां मुल्क है। ठीक है, इससे पहले 134 मुल्क अपने अपने मुल्कों में उन्होंने फ्री तालीम को लागू कर दिया था। उसके बाद हिंदुस्तान ये कानून को बनाया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसका चौथा चैप्टर बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसमें टीचर्स की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से बात की गई है। यानी मैंने अभी बताया था कि आरटीई 2009 जो है कानून है उसके अंदर क्या है 7 चैप्टर्स हैं।
है ना। तो ये 7 चैप्टर्स में क्या है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बातें बताई गई है, किसी न किसी एक्टिविटी के बारे में उसमें बात की गई है। तो इसके अंदर जो सबसे मेन अहम इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका चौथा चैप्टर। तो ये चौथे चैप्टर में क्या है, टीचर्स के बारे में बात की गई है कि टीचर्स अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाएं, ठीक है ना। उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, वो क्या है पढ़ाई में किस तरह से रोल अदा कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है ये 4th चैप्टर में बयान की गई है। ये 4th चैप्टर क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गई थी कुछ 5-6 पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स थे ये आरटीई के ताल्लुक से। लेकिन अब जिन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम आरटीई एक्ट के ताल्लुक से बात करें कि ये कब बना था, ये कब लागू किया गया, तो सबसे पहले देखिए आरटीई एक्ट 26 अगस्त 2009 को पार्लियामेंट के जरिए सदर जमहूरिया के हाथों इस कानून पर दस्तखत करवाकर मुतारिफ करवाया गया। यानी पहले सभी ने ये डिस्कस किया कि जिस तरह दूसरे मुल्कों में 134 मुल्कों में फ्री तालीम को आम किया गया है, उसी तरह से हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी फ्री तालीम को आम करते हैं बोलकर सभी ने क्या है आपस में मशवरा किया था। उस मशवरे के बाद 26 अगस्त 2009 को ये लोग क्या है पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में क्या है जो हमारा सदर जमहूरिया होता है, सदर जमहूरिया के पास एक लेटर भेजे वो लोग, और वो लेटर पर क्या है उन्होंने सदर जमहूरिया के दस्तखत लिए। दस्तखत लेकर मतलब मंजूरी करवा ली, समझिए कि हम भी क्या है हमारे हिंदुस्तान में इस कानून को हम क्या है सभी के लिए आम करना चाह रहे हैं। यानी हमारे हिंदुस्तान में भी हम फ्री तालीम देना चाह रहे हैं, इसके लिए मंजूरी दीजिए बोलकर क्या किया गया, सदर जमहूरिया की दस्तखत ली गई वो लेटर के ऊपर। तो सदर जमहूरिया ने क्या किया था, उस वक्त उस लेटर पर दस्तखत कर दिया और सभी के लिए यानी 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री तालीम के लिए क्या है कानून को पास किया गया। ठीक है, ये क्या हुआ था, सिर्फ दस्तखत ही हुए थे और मंजूरी मिल गई थी 26 अगस्त 2009 को। लेकिन तमाम मुल्क के अंदर इस कानून को कब से अमल में लाया गया, कब से लागू किया बोले तो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2010 को क्या है ये तमाम हिंदुस्तान में लागू हुआ। यानी हर हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर ये कानून को क्या है पास किया गया, इसके ऊपर अमल किया गया, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर क्या है हर स्टेट में ये कानून के ऊपर अमल किया गया था। ये क्या है, ये बात किसके अंदर लिखी गई है, यानी ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है या फिर कौन से आर्टिकल में ये पॉइंट को बयान किया गया है बोले तो आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A के अंदर ये बताया गया था। अच्छे से इसको याद रखिए। मंजूरी कब मिली आपको इस कानून के लिए, 26 अगस्त 2009 को मंजूरी मिली और तमाम हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर हर जगह पर लागू कब हुआ, ये आपका 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये 2 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमेशा डायरेक्ट सवाल बनता है यहाँ से कि लागू कब हुआ था ये कानून और इसकी मंजूरी कब मिली और कौन से आर्टिकल के जरिए ये लागू किया गया था, यानी कौन से आर्टिकल में ये बयान किया गया है। तो 21 आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिए। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 6 से 14 साल उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त व लाजमी तालीम देना हमारी जिम्मेदारी है। वही अब मैं बताई ना कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है फ्री तालीम देना यहाँ पर इस कानून का मकसद था और ये क्या है आर्टिकल नंबर 21A के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अहम बात है वो ये याद रखने वाली है कि इस आरटीई 2009 के ताल्लुक से ये भी पूछा जाता है कि किस उम्र के बच्चों को यहाँ पर फ्री तालीम देने का जिक्र किया गया है। तो आप कहेंगे उस वक्त 6 से लेकर 14 साल की उम्र के तमाम बच्चों को क्या है मुफ्त तालीम देने का यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। और देखिए इसके बाद जो ये आरटीई है वो ये कहता है कि आप क्या है कम से कम 10वीं जमात तक क्या है बच्चों को फ्री तालीम दे। ठीक है ना, 10वीं जमात तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आरटीई ये कहता है कि आप बच्चों को क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन दे। ठीक है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी लेवल होता है यानी प्राइमरी स्कूल समझिए, और दूसरा होता है आपका अपर प्राइमरी। तो ये जो प्राइमरी लेवल का जो स्कूल होता है इसको हम क्या कहेंगे,
मतलब इसके अंदर कौन कौन से क्लासेस आते हैं, फर्स्ट से लेकर 5th क्लास आती है। उसके बाद जो अपर प्राइमरी होती है, अपर प्राइमरी में क्या है 6th से लेकर 8th क्लास आती है। तो असल मेन क्या है, आरटीई ये कहता है कि आप बच्चों को 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक तालीम को क्या है फ्री देना, ठीक है ना। किसी भी वजह से उन लोग को आप नहीं रोक सकते, उनकी ज़ात की वजह से, उनकी मजहब की वजह से, या फिर उनके रंग की वजह से, ठीक है ना, या फिर उनकी माजूरी की वजह से, किसी भी वजह से आप नहीं रोक सकते। बल्कि क्या है, आप उन लोग को फ्री तालीम देना 1 से लेकर 8 तक, यानी 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में 1st से लेकर 8th यानी 8th क्लास का ऑप्शन नहीं दिखा, अगर 1st से लेकर 10th का ऑप्शन दिखा आपको, 1st से लेकर 10th क्लास का, तो उस वक्त आप लोग 1 to 10 को चूज करिए। अगर 1 to 8 का अगर आपको ऑप्शन दिखा तो आप लोग उस वक्त 1 to 8 क्लास को चूज करिए, क्योंकि असल मेन क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन इसी को कहा जाता है। 1 to 8 को ही क्या कहेंगे हम, एलिमेंट्री एजुकेशन कहेंगे। इसके बाद देखिए आरटीई ये कहता है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल से बाहर है, इन्हें इनकी उम्र से मुताबिकत रखने वाली जमात में शरीक करवाने के बाद खुसूसी ट्रेनिंग देकर इनका तालीमी सिलसिला जारी रखें। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे क्या है ड्रॉप आउट हो जाते, यानी बीच अगर क्या है पढ़ाई को छोड़ डालते, कोई बच्चे क्या है 1-2 क्लासेस पढ़कर चले जाते, या फिर बाज़ बच्चे क्या है, बाज़ बच्चों को उनके माँ बाप पढ़ाई से रोक डालते, स्कूल आने नहीं देते, ठीक है ना। बाज़ बच्चे क्या है 6th क्लास तक पढ़कर छोड़ डालते पढ़ाई, लेकिन फिर क्या है वो लोग बच्चे वापस आते, फिर पढ़ना चाहते। तो अगर कोई ऐसे बच्चे जो वापस फिर स्कूल आते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तो वो बच्चों को क्या है उनकी एज के मुताबिक वो लोग को वही क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर समझिए, अगर कोई बच्चा क्या है 6 साल की, मतलब अब एक क्लास में, मतलब 1st क्लास में क्या उम्र रहती, 5 साल रहती ना, तो 5 साल की उम्र में बच्चा पहले 5 मतलब 1st क्लास पढ़ा, 1st क्लास पढ़ा, 2nd क्लास पढ़ा, उसके बाद क्या है बच्चा स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद फिर 2-3 साल बाद आया बच्चा, लेकिन उस वक्त तक क्या है बच्चे की उम्र 10 साल हो गई थी, ठीक है। तो उस वक्त आप क्या करना, बच्चे को क्या है उसकी उम्र के हिसाब से क्लास में एडमिशन देना। अगर बच्चे की 10 साल उम्र है तो बच्चे को क्या है आप 5th क्लास में एडमिशन देना। आप ऐसा नहीं करना कि पहले आप सिर्फ 2-2nd क्लास तक पढ़े थे तो अब फिर से 1st से पढ़ते हो या फिर 3री क्लास से कंटिन्यू करो, बोलकर हम नहीं करना ऐसा। बल्कि बच्चे की उम्र के हिसाब से ही हम उसको क्लास में एडमिशन देना। उसके बाद हम लोग क्या करना, खुसूसी उन लोग को ट्रेनिंग देना, यानी जो 3rd क्लास का जो सिलेबस होता है, या फिर 2nd क्लास का जो सिलेबस होता है, 4th क्लास का जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस के हिसाब से बच्चों को क्या है अलग से वो भी पढ़ाना, फिर 5th क्लास का भी पढ़ाना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है उन लोग को एग्जाम्स भी रखना। ये क्या है आपका आरटीई कहता है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को करीबी आंगनवाड़ी सेंटर या ECCE है, देखिए वो सिर्फ वहाँ पर ECE नजर आ रहा है आपको, लेकिन वो असल में क्या है ECCE है वो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है मरकज़ में तालीम के लिए दाखिला दिलवाए। जो आपका आर्टिकल नंबर 21A था वो कहता था कि आप क्या है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को तालीम फ्री देना, ठीक है ना, वो आर्टिकल नंबर 21 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल नंबर 45A है वो ये कहता है कि 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को क्या है आप आंगनवाड़ी के स्कूल में तालीम देना, आंगनवाड़ी के जो सेंटर्स होते हैं उसको कायम करना, या फिर जो ECCE होता है इसको आप कायम करना। ECCE का फुल फॉर्म क्या है आपका, E फॉर अर्ली, C फॉर चाइल्डहुड, C फॉर केयर और E फॉर है आपका एजुकेशन। तो ये सेंटर्स को भी क्या है यहाँ पर कायम करना, और जो 3 साल से लेकर 5 साल या फिर 6 साल के दरमियान के जो बच्चे होते हैं तमाम, वो बच्चों को यहाँ पर तालीम देना बोलकर 45A आर्टिकल बयान करता है, ठीक है ना। 21 आर्टिकल क्या बयान करता है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को तालीम देना, उनके लिए स्कूल कायम करना आप फ्री, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 45A कहता है कि 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी स्कूल्स के सेंटर्स कायम करना और ECCE के सेंटर भी कायम करना, और वो लोग को वहाँ पर आप फ्री में तालीम देना बोलकर ये यहाँ पर कहता है। इसके बाद RTE ये कहता है कि हम क्या है
सदाकतनामा, तारीखी पैदाइश या फिर टीसी के ना होने पर या किसी भी दूसरी वजह से मदरसे में शिरकत से इनकार नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी बच्चे के पास टीसी नहीं है या फिर उनका बोनाफाइड नहीं है, ठीक है ना, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं है, या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें हम लोग को ज़रूरत पड़ती है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होने की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक चीज़ नहीं है बच्चों के पास या फिर कुछ भी नहीं है, खाली बच्चा स्कूल में पढ़ने की ख्वाहिश कर रहा है, तो तब भी क्या है, वैसे बच्चे को हम अपने स्कूल में क्या है एडमिशन ले लेना। वो लोग को क्या है टीसी की बिना पर नहीं रोक सकते हम कि आपके पास टीसी नहीं है दूसरे स्कूल की तो हम आपको एडमिशन नहीं लेते, बोलकर हम ऐसा नहीं कर सकते। या फिर उन लोग का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हम नहीं लेते, आपको एडमिशन नहीं लेते, बोलकर हम लोग इस तरह से नहीं बोल सकते। मतलब किसी भी रीज़न की वजह से हम लोग बच्चों को तालीम देने से इनकार नहीं कर सकते, चाहे बच्चों के पास टीसी हो या ना हो, उन लोग के पास कोई सर्टिफिकेट हो या ना हो, तब भी क्या है हम लोग बच्चों को क्या है अपने स्कूल में एडमिशन देना बोलकर ये आरटीई कहता है। इसके बाद देखिए आरटीई ये कहता है कि किसी भी स्कूल में दाखिले की फीस, डोनेशन और शिरकत के इम्तिहान पर इम्तना आयद कर दिया गया है। मतलब आरटीई यहाँ पर देखिए जो एडमिशन फीस होती है जैसा प्राइवेट स्कूल वाले लेते, वैसा क्या है आप किसी भी बच्चे से किसी भी वालिदैन के पास से फीस नहीं ले सकते, ठीक है ना। या फिर वो लोग को गवर्नमेंट स्कूल में आने के लिए आप कौन सा भी एग्ज़ाम नहीं रख सकते। बाज़ लोग रखते ना कि ये एग्ज़ाम में अगर पास हुए तो ही आप लोग हमारे स्कूल में आ सकते, ये एग्ज़ाम में अगर ये एग्ज़ाम आप अच्छा लिखे तो हम आपको हमारे स्कूल में लेते बोलकर। तो आरटीई क्या है इसको मना करता है, आप स्कूल में दाखिला लेने के लिए बच्चे को कोई एग्ज़ाम नहीं लिखाओगे और ना ही वो लोग से कोई फीस लोगे, ये आरटीई कहता है। इसके बाद देखिए आरटीई ये कहता है कि पहली से लेकर मतलब जमात अव्वल से लेकर जमात 8वीं तक सरकारी मदारिस में पढ़ने वाले तमाम तुलबा व तालिबात को मुफ्त यूनिफॉर्म सरबराह किया जाए। यानी हर एक को क्या है, हर बच्चे को आप ड्रेस जो होता है वो फ्री में देना वो लोग को। और आरटीई ये भी कहता है कि बच्चों को क्या है आप लोग बुक्स फ्री में देना, स्टडी मटीरियल भी क्या है वो लोग को फ्री में देना बोलकर आरटीई ये डिमांड करता है। इसके बाद आरटीई ये भी कहता है कि सरकारी मदरसों में तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम किए जाएं, यानी जो भी बुनियादी सहूलतें होते हैं जैसा कि आपका टॉयलेट्स हैं, क्लासरूम्स हैं, फर्नीचर है, ठीक है ना, उसी तरह से ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है, ऑफिस रूम है और क्या है आपका किचन रूम आ सकता है, ये जो भी बुनियादी चीज़ें होती है, पानी की सरबराही है यानी नल का होना, ये तमाम बुनियादी चीज़ें क्या है हर स्कूल में होना लाजमी है बोलकर ये आरटीई कहता है। उसी के साथ साथ आरटीई क्या है बच्चों को जिस्मानी और फिर जहनी सज़ा देने से भी इनकार करता है, यानी किसी भी बच्चे को आप जिस्मानी तौर पर भी सज़ा नहीं दे सकते या फिर आप जहनी तौर पर भी उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, ये आरटीई कहता है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है माजूर तुलबा यानी डिसेबल की उम्र 2016 RPWD एक्ट के मुताबिक मुफ्त तालीम हासिल करने के लिए 6 से 18 साल होना चाहिए। यानी आर्टिकल नंबर 21A के मुताबिक क्या था, बच्चों की उम्र 6 से 14 साल रहा तो वो लोग को फ्री तालीम देना बोलकर था। ये क्या था, नॉर्मल बच्चों के लिए था, ठीक है ना, जिसमें आप भी आ सकते, हम भी आ सकते, तमाम लोग जो नॉर्मल होते हैं, जो किसी भी तरह से माजूर नहीं होते, मतलब अच्छे होते हैं, वो लोग के लिए उम्र की लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, 6 से 14 साल है और आर्टिकल नंबर 21 के तहत था। लेकिन जो माजूर बच्चे होते हैं, मतलब जो जहनी तौर पर कमज़ोर होते हैं या फिर क्या है हैंडीकैप्ड होते हैं, तो इस तरह के जो माजूर बच्चे होते हैं वो बच्चों की एज क्या है, एज लिमिट 6 से लेकर 18 साल रखी गई है। वो कौन से एक्ट के तहत रखी गई है, 2016 RPWD। इस एक्ट के जरिए क्या है माजूर बच्चों की एज लिमिट 6 से लेकर 18 साल तक रखी गई है। अब ये RPWD का फुल फॉर्म क्या है, द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, यानी ऐसे बच्चे जो माजूर होते हैं, किसी का हाथ नहीं होता, किसी को चलने सही नहीं आता, ठीक है ना, या फिर कोई क्या है अंधे होते हैं, कोई बहरे होते हैं,
तो इस तरह कोई क्या है, बाज लोग ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, मतलब ज़हनी उन लोग की ज़हनी नशो-ओ-नमा सही से नहीं होती। तो इस तरह के जितने भी माज़ूर बच्चे होते हैं, वो बच्चों को भी क्या है, आप अपने स्कूल में आने की इजाज़त देना है, और वो लोग की एज लिमिट क्या है, 6 से लेकर 18 साल है। इसको अच्छे से याद रखिए। और इस एक्ट को 2016 RPWD ने लागू किया था। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि तालीम को 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसकी मुश्तरका लिस्ट में कुछ तरमीमात के बाद डाला गया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं आसान ज़ुबान में आपको कहूँ तो ये जो फ्री तालीम देने का जो कानून था, इस कानून को क्या है, हमारा जो दस्तूर है, दस्तूर की लिस्ट में क्या है, 1976 में जो हमारा दस्तूर 42 है, जिसको हम क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसके अंदर एक मुश्तरका लिस्ट, यानी जितने भी इसके अंदर जो भी चीज़ें आती है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लिस्ट तैयार की गई थे, वो लिस्ट के अंदर क्या है, आपका एक लिस्ट ये भी डाली गई कि आम बच्चों को तालीम फ्री में दे सको, ठीक है ना। तो यहाँ से सवाल पूछा भी जाता है कि जो फ्री तालीम, मतलब फ्री तालीम नहीं, जो एजुकेशन की जो क्या है, तालीम देने के मतलब तालीम के ताल्लुक से जो भी एक्टिविटीज़ है, या फिर तालीम के ताल्लुक से जो भी बातें होती हैं, किस तरह से तालीम फराहम की जानी चाहिए, किसको फराहम की जानी चाहिए, उसके क्या है, रूल्स क्या होते हैं, इसको हम किस तरह से लागू कर सकते हैं, इसके लिए कितना बजट होता है, ये तमाम चीज़ें जो भी तालीम के ताल्लुक से जो भी चीज़ें होती है, तो तमाम चीज़ों की लिस्ट क्या है आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 के वक्त डाला गया था। ये आप अच्छे से याद रखिए। पूछा जाता है कि एजुकेशन को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट के अंदर कब डाला गया था और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में डाला गया था बोलकर, तो आप लोग उस वक्त कह सकते हो कि 1976 के दिन, मतलब वो ईयर के वक्त 42 कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में इसको डाला गया था बोलकर आप बता सकते हो। थोड़ा सा ना ये RTE के ताल्लुक से थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा होगा आपको, लेकिन 1 से 2 मरतबा अगर आप लोग इसको देख लिए या फिर समझ लेना तो बहुत आसान है। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है ये पॉइंट्स। बस इसको आप ना अच्छे दिमाग और फ्रेश दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी या फिर जल्दबाजी मत कीजिए, तो फिर आप लोग को क्या है, दिमाग में नहीं बैठता और समझ में भी नहीं आता, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि RTE 2009 के मुताबिक जमात अव्वल से जमात अष्टम तक किसी भी तालीमी इल्म को फेल नहीं किया जाएगा, जिसको NDP कहा जाता है। यानी RTE ये कहता है कि आप फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास के बच्चों को किसी भी वजह से किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते। यानी अगर बच्चा नहीं भी पढ़ रहा हो, अगर एग्जाम में उसको अच्छे नंबरात भी नहीं आए हो, तब भी क्या है, आप बच्चे को पास कर देना, उसको रोकना नहीं, उसको 1 से लेकर 8th क्लास तक। ये क्या कहता है, आपका RTE 2009 कहता है। इसको हम क्या कहेंगे, NDP कहेंगे। NDP मतलब नो डिटेंशन पॉलिसी कहेंगे इसको, ठीक है ना। ये आपका RTE कहता है। लेकिन 2019 में क्या है, इसी जो मतलब जो NDP है, मतलब नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसको RTE ने निकाला था कि किसी को भी फेल नहीं किया जाए, इसी में क्या है कुछ तब्दीली करते हुए 2019 में क्या है, एक मतलब एक तरमीम की गई। उसके मुताबिक क्या है, 5th क्लास से लेकर 8th क्लास के बच्चों को अगर कोई बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, तो वो बच्चे को क्या करना, पहले आप लोग उसको अलग से ट्रेनिंग देना, 2 महीने तक उसको फिर से पढ़ाना। आप 2 महीने तक पढ़ाने के बाद फिर से उसको अलग से एग्जाम कंडक्ट करना, यानी अलग से एग्जाम उसको रखना। एग्जाम रखने के बाद अगर बच्चा फिर से वो एग्जाम में भी फेल हो गया, सपोज समझिए वो बच्चा फिर से उसी एग्जाम में फिर से दोबारा फेल हो गया, तो वो बच्चे को क्या है, अगर लोकल स्टेट मतलब स्टेट की गवर्नमेंट चाहे तो बच्चे को वो स्कूल वही क्लास में फिर से बिठा सकती है, मतलब उसको आगे जाने नहीं दे सकती। या फिर गवर्नमेंट, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो चाहे तो बच्चे को फिर नेक्स्ट क्लास में भी उसको भेज सकती है। ये क्या है, 2009 के अंदर कुछ तब्दीली की गई थी। ये सिर्फ स्टेट के ऊपर छोड़ दी गई जिम्मेदारी, ये सेंट्रल के लेवल पर नहीं थी। ये सेंट्रल लेवल पर क्या है, आपका RTE 2009 तो कहता है कि आप बच्चों को किसी को भी नहीं फेल कर सकते, हर एक को पास कर देना।
लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से एक मौका भी दिया गया, फिर से एक चॉइस दी गई कि अगर आप चाहे तो बच्चों को रोक भी सकते या फिर आगे भी कर सकते। ये स्टेट की मर्जी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, वो लोग की मर्जी है कि वो लोग कुछ भी कर ले अपने बच्चों के साथ बोलकर 2019 में ये भी एक बात कही गई थी। इसको अच्छे से आप याद रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्राइमरी स्कूल घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, अपर प्राइमरी स्कूल घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हो। यानी आरटीई ये बताता है कि जो प्राइमरी स्कूल होता है यानी फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के बच्चे जो होते हैं वो तुलबा व तालिबात के लिए स्कूल क्या है उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहना, ताकि बच्चे क्या है चलकर भी आसानी से जा सके। उसी तरह से जो 6th से लेकर 8th क्लास के जो तुलबा व तालिबात होते हैं वो लोग के लिए उनका स्कूल उनके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहना, यानी डिस्टेंस उतना रहना, ठीक है ना, ताकि बच्चों को कोई मुश्किल पेश ना आए। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, स्कूल को मतलब गांव से स्कूल जाने के लिए क्या है अगर 10-12 किलोमीटर चलकर भी गए भी तो और स्कूल नहीं आता था, मतलब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर होता था। जैसा कि मेरे वालिद साहब कहा करते हैं कि वो लोग के ज़माने में क्या है वो लोग स्कूल को क्या है 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक चलकर जाते थे। वो लोग के लिए कोई सहूलत नहीं होती थी वो लोग के ज़माने में, ठीक है ना। तो इस तरह की सहूलत को क्या है मतलब ये प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ये तय करी कि बच्चों के लिए क्या है प्राइमरी वालों के लिए स्कूल की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर होना है और अपर प्राइमरी स्कूल वालों के लिए स्कूल की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर होना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब क्या है वो ज़माना नहीं है, हर गांव में क्या है एक प्राइमरी स्कूल ज़रूर होता है। बच्चे क्या है चलते हुए भी स्कूल को चले जाते हैं, लेकिन पहले ज़माने में नहीं हुआ करते थे, बहुत दूर दूर स्कूल्स हुआ करते थे, फिर वो लोग को जाने के लिए कोई सहूलतें भी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया तो सवाल पूछा भी जाता है कि प्राइमरी स्कूल के लिए दूरी कितनी मीटर होना चाहिए और अपर प्राइमरी के लिए दूरी कितना होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि स्कूल का माहौल आज़ाद और खुशगवार हो। यानी आज़ाद और खुशगवार से मतलब ये है कि स्कूल को हम इस तरह से आज़ाद रखना कि बच्चा क्या है अपने आप को स्कूल में कैद महसूस नहीं करना, ठीक है ना। मतलब बच्चों को ज़्यादा आप सज़ा नहीं देना, हम इतनी सज़ा दे रहे कि बच्चे डर कर ही स्कूल आना बंद कर डालें, तो इस तरह का रवैया हम इख्तियार नहीं करना, ठीक है ना। आज़ाद माहौल रखना, बच्चों के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसा रखना कि बच्चे हमसे अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर कर सके, इस तरह का माहौल हम लोग स्कूल के अंदर रखना, ठीक है ना। मतलब बच्चा क्या है पूरी आज़ादी के साथ अपने प्रॉब्लम्स को हमारे से शेयर करना, डरना नहीं, स्कूल को भी खुशी से आना। तो इस तरह का माहौल हम लोग फ्री रखना स्कूल में, ताकि बच्चे को अच्छा माहौल मिल सके और बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सके। अगर हम स्कूल में क्या है अच्छा माहौल नहीं रखेंगे, बार बार बच्चों को हम डरा रहे मार रहे, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हम लोग, तो बच्चे भी क्या है पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं बताते, स्कूल को भी सही नहीं आते। तो क्या है हम लोग को स्कूल का माहौल स्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहिए, बल्कि आज़ाद और खुशगवार रखना चाहिए, ताकि बच्चा खुश भी हो सके और अच्छे तरीके से तालीम भी हासिल कर सके। अब देखिए जो आपको ये स्क्रीन पर जो टेबल नज़र आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको अच्छे से याद रखिए, हमेशा यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आरटीई ये कहता है कि क्लास 1 to 5th तक जिस स्कूल के अंदर अगर 30 बच्चे हो तो वहाँ पर एक टीचर होना ज़रूरी है, 30 बच्चों पर एक टीचर रहना। उसी तरह से जहाँ पर बच्चों की तादाद 60 हो यानी 60 हो तो वहाँ पर टीचर्स क्या है 2 रहना ज़रूरी है। जिस स्कूल के अंदर बच्चे 60 से लेकर 90 तक हो तो वहाँ पर 3 टीचर्स का होना ज़रूरी है। इसी तरह से 91 से लेकर अगर किसी स्कूल में बच्चे 120 है या फिर 100 है तो वहाँ पर 4 टीचरों का होना ज़रूरी है। इसी तरह से 100 या फिर 120 से लेकर अगर किसी स्कूल में 200 तक बच्चे हैं तो वहाँ पर क्या है 5 टीचर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बच्चे क्या है 150 से ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है ना, 150 से ज़्यादा बढ़ गए तो वहाँ पर क्या है एक 4 टीचर्स होना या फिर 5 टीचर्स होना और उनका क्या है एक हेडमास्टर होना ज़रूरी है। ये क्या है आपका आरटीई कहता है। अच्छे से याद रखिए, देखिए कि कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर्स होना ज़रूरी है, ये हमेशा पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसको क्या है भूलने की कोशिश मत करिए, इसको आप लोग अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको क्या है अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए
तो आप क्या है इसका आसानी से जवाब दे सको। इसके बाद देखिए RTE क्या है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास के लिए जो टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है वो लोग के ताल्लुक से कहता है कि पहले तो क्या है हर क्लास के लिए एक टीचर होना, ये RTE कहता है। उसके अलावा RTE ये कहता है कि साइंस, मैथ्स, सोशल और जो हमारी ज़ुबान जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है उसके लिए भी क्या है अलग अलग टीचर्स रहे तो अच्छा रहता है, यानी बेहतर रहता है बोलकर ये RTE कहता है। इसके बाद जो टीचर्स का जो रेशियो है ये भी क्या है सेम प्राइमरी स्कूल में जिस तरह से रेशियो होता है यहाँ पर भी सेम वैसा ही रेशियो होता है। मतलब अगर किसी स्कूल में 35 हो तो वहाँ पर भी क्या है एक टीचर का होना लाजमी है, ठीक है ना। और क्या है जिस स्कूल के अंदर अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पर क्या है पार्ट टाइम असातिज़ा को भी आप ले सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा वीवीज को ले सकते हैं आप वहाँ पर। और वहाँ पर क्या है एक HM का होना भी ज़रूरी है। उसी तरह से क्या है वहाँ पर आप क्या है आर्ट एजुकेशन सिखा सकते हो, वहाँ पर तालीमी सेहत यानी वर्जिश, योगा, इसके लिए भी क्या है आप लोग टीचर्स रखकर सिखा सकते हो बच्चों को। पेशा वाराना तालीम यानी ऐसी तालीम जो बच्चों को क्या है आगे फ्यूचर में काम आ सके, या मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरी फील्ड समझिए, पढ़ाई से हटकर कुछ ना कुछ क्या है दूसरी चीज़ें सिखाना, जैसा कि क्या है भाई टेलरिंग है या फिर पेंटिंग है, कंप्यूटर कोर्स है, इस तरह के क्या है अलग अलग कोर्सेज भी क्या है आप लोग यहाँ पर अलग से टीचर्स को रखकर सिखा सकते हो। कौन सी जमात? 6th से लेकर 8th क्लास की जमात तक ये RTE कहता है। अब तो ये तो हो गया कि कितने बच्चे रहे तो कितने टीचर्स रहना, ये हो गया। इस यहाँ से डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कितने बच्चे रहे तो कितने टीचर्स होना बोलकर, लेकिन इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है, मतलब रेशियो उसका तनासुब के हिसाब से भी पूछा जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि प्राइमरी स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो क्या होता है आपका 30:1 होता है, यानी 30:1 होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। बाज़ औक़ात क्या है वहाँ पर डायरेक्ट भी पूछा जाता है, बाज़ औक़ात इसका निस्बत बताकर पूछा जाता है कि कितने निस्बत होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में। उसी तरह से अपर प्राइमरी स्कूल में देखिए अगर जहाँ पर भी क्या है बच्चे अगर 35 हो तो 35 अगर बच्चे 35 हो तो वो लोग के लिए क्या है एक टीचर होना ज़रूरी है। प्राइमरी स्कूल में क्या है प्राइमरी स्कूल का रेशियो क्या रहेगा 30:1 मतलब 1 रहेगा। अपर प्राइमरी का रेशियो क्या रहेगा 35:1 रहेगा। इसी तरह से जिस स्कूल में क्या है तलबा 200 हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो तो वहाँ का रेशियो क्या रहेगा 40:1 रहेगा, यानी इसका रेशियो क्या है 40 ही रहेगा। 40 से ज़्यादा रेशियो होता ही नहीं, इससे बढ़ता भी नहीं है। तो ये अच्छे से याद रखिए, प्राइमरी का रेशियो 30:1 है, एलिमेंट्री यानी अपर प्राइमरी का रेशियो क्या है 35:1 है, और जहाँ पर 200 बच्चे होते हो तो या फिर उससे ज़्यादा भी हो तब भी इसका रेशियो क्या रहेगा 40:1 ही रहेगा। रेशियो यानी तनासुब, इससे ज़्यादा रेशियो नहीं होता 200 अगर बच्चे रहे तो। ये आप क्या है अच्छे से इसको जहन में रख लीजिए, यानी जहन नशीन कर लीजिए। इसके बाद देखिए RTE आर्टिकल नंबर 51 AK के मुताबिक वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को लाजमी तालीम फराहम करें। यानी आर्टिकल नंबर 51 AK ये कहता है कि बच्चों की जो तालीम होती है बच्चों को लाजमी तालीम दी जाए, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है बोलकर ये आर्टिकल कहता है। यानी यहाँ पर तालीम बच्चों को फ्री देना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सबसे पहले तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को क्या है तालीम दे, ठीक है ना, वो लोग को तालीम दिलवाई जाए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और ये क्या है वालिदैन की जो जिम्मेदारी होती है, वालिदैन की जो ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को क्या है आर्टिकल नंबर 51A बताता है। इसको आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिए। इसके बाद देखिए RTE ये कहता है कि टीचर्स को क्या है बेकार कामों की जिम्मेदारी ना दी जाए। बेकार काम क्या है मतलब RTE ये कहता है कि टीचर्स को जो हम लोग टीचर्स की ड्यूटी के अलावा जो हम लोग टीचर्स को जो ड्यूटीज डाली जाती है इलेक्शंस के वक्त, ठीक है ना, वो आप इलेक्शंस की ड्यूटी दे सकते हो। उसी तरह से पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उसकी भी आप ड्यूटी वो लोग को दे सकते हो, या फिर इन्विजिलेटर के तौर पर जब एग्जाम्स के लिए हम डालते हैं उसकी आप उनको ड्यूटी दे सकते हो। उसी तरह से मर्दमशुमारी करते देखिए हम लोग, ठीक है ना, मर्दमशुमारी वही हर चीज़ के लिए हमारे घर पर पूछने आते हैं, यानी सर्वे करने के लिए आते हैं।
तो आप वो भी उसकी जिम्मेदारी दे सकते हो। लेकिन इनके अलावा जो पोलियो डालने की जो जिम्मेदारी होती है, ये पोलियो की जिम्मेदारी आप उनको नहीं दे सकते, या फिर कुछ भी और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ें जिससे क्या है टीचर्स का कोई लेना देना नहीं होता है, वैसी जिम्मेदारी आप टीचर्स को नहीं दे सकते बोलकर ये आरटीई कहता है। बस 3 या 4 पॉइंट्स की जिम्मेदारी देने के लिए वो बात करता है। उससे हटकर क्या है, आपकी जो भी जिम्मेदारी होती है वो गैर ज़रूरी, वो जिम्मेदारी देने से आरटीई मना करता है। ये आप यहाँ पर अच्छे से इसको याद रखिए। इसके बाद देखिए आरटीई क्या है, स्कूल में बच्चों को फ्री खाना देने के लिए कहता है, ठीक है ना। हर बच्चे को फ्री खाना देना, यानी मिड डे मील का जो कानून आया था वो कब लाया गया था, आपका 1995 के अंदर लाया गया था। तो इस कानून के मुताबिक ये कहा गया कि हर बच्चे को क्या है, खाना स्कूल के अंदर ही फ्री में खिलाया जाए। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिड डे मील का कानून जो है वो कब लेकर आया गया था। तो आप कह सकते हो कि 1995 में इसको लागू किया गया था। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग स्कूल की जो बिल्डिंग होती है उसके ताल्लुक से बात करें तो आरटीई ये कहता है कि हर स्कूल के अंदर मतलब स्कूल में क्या है, अलग अलग क्लासरूम्स होना, हर क्लास के लिए एक अलग सेपरेट क्लासरूम होना, फिर उसके अंदर अलग अलग टीचर्स भी होना, हर सब्जेक्ट के लिए फिर अलग अलग टीचर्स भी होना। खास तौर पर एचएम के लिए एक एचएम के अलग ऑफिस होना, ठीक है ना, जिसके अंदर एचएम भी रह सके, या फिर उसके लिए एक गोदाम भी रहना, स्टोर रूम भी उसके अंदर रहना, ये खास तौर पर डिमांड करता है। उसी के साथ साथ आरटीई ये कहता है कि माजूर जो बच्चे होते हैं वो लोग को आप अपने स्कूल में आने की इजाज़त देना, वो लोग को आप नहीं रोक सकते। इसी के साथ साथ आरटीई ये भी कहता है कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या है, अलग अलग टॉयलेट्स होना, ठीक है ना, अलग अलग टॉयलेट्स का इंतज़ाम करना, ये भी कहा गया है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पीने की पानी की सहूलतें होना, ये भी इसकी डिमांड करता है। फिर दोपहर का खाना, मतलब जो मिड डे मील है, अभी मैं बताइए आपको 1995 में जिसको लाया गया था, वो यहाँ पर बच्चों को फ्री खाना देना, वो भी यहाँ पर इसकी डिमांड करता है। फिर सेपरेट एक किचन रहने की ये डिमांड करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक अच्छा सा खेलने का ग्राउंड, यानी जिसमें बच्चे क्या है अच्छा सा खेल सके। फिर खेल के लिए जो सामान होते हैं, यानी जो गेम्स के जो मटेरियल होते हैं उसको फ्री प्रोवाइड करने के लिए ये आरटीई कहता है, मतलब जो भी मटेरियल होता है उसको फ्री प्रोवाइड करने का यहाँ पर ये कहता है। इसके बाद क्या है, स्कूल के तरफ क्या है, पूरी बाउंड्री रहना, चार तरफ से क्या है अच्छी सी एक बाउंड्री रहना, ये भी क्या है आरटीई डिमांड करता है। इसके बाद अगर हम लोग तदरीसी अशिया के ताल्लुक से बात करें तो हर जमात के लिए क्या है, दरकार तादाद में फराहम करना, मतलब जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं हर जमात के अंदर स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या है बच्चों को आप मटेरियल दस्तियाब करना, वो लोग को मटेरियल प्रोवाइड करना, ठीक है ना, ये आरटीई कहता है, जो कि ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी। तो यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर क्या है, आप हर क्या है हमेशा उसमें मतलब न्यूज़पेपर रखना, वहाँ पर मैगजीन्स रखना, स्टोरीज बुक्स रखना, और बहुत सारी बुक्स भी रखना जिससे बच्चे क्या है फ़ायदा हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब हर लाइब्रेरी के अंदर क्या है तमाम चीज़ें रखना जिससे क्या है बच्चों की तख्लीकी नशोनुमा हो सके, उनकी ज़हनी नशोनुमा फ़रोग़ पा सके। ये तमाम चीज़ें क्या है लाइब्रेरी के अंदर भी ऐसे बुक्स आप रखना, और स्टोरीज़ के बुक्स भी रखना, ताकि बच्चे क्या है स्टोरीज़ पढ़कर क्या है अपने आप को खुशी महसूस कर सके, या फिर अपने दिमाग को क्या है वो लोग थोड़ा सा रेस्ट दे सके। ये भी आरटीई इसके अंदर कहता है। उसके बाद खेल कूद की अशिया, अभी तो मैं बताइए आपको कि हर जमात या फिर हर तलबा के लिए क्या है स्कूल में खेल के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो क्या है वो लोग को फ्री में देना, और उन लोग के लिए क्या है वो हमेशा मुहैया रखना, ये आरटीई कहता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल भी बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है ना, आरटीई ये कहता है कि क्लास फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक क्या है, जो हमारी जो स्कूल के जो मतलब पूरा एक साल के जो दिन चलते हैं वर्किंग डेज, वो क्या है आपके 200 रहना या फिर 210 रहना, ठीक है ना। कभी 200 पूछा जाता है आपका तो कभी 210 पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में अगर आपको 200 है तो 200 डालिए, अगर ऑप्शन में आपको 200 नहीं है 210 है तो 210 ही डालिए, ठीक है ना। और एक साल के अंदर प्राइमरी स्कूल के लिए डेज पूछा गया तो आप लोग 200 या 210 डालेंगे, और एक साल के घंटे पूछा गया
तो वो घंटे क्या है 800 डालेंगे आप। मतलब एक साल में क्या है 800 घंटे एक टीचर को बच्चों को पढ़ाना होता है। पूरा एक साल के घंटे है ये 800 घंटे। और दिन क्या है एक साल के 200 या फिर 210 है। ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग? क्लास 1 से लेकर 5th क्लास तक। अब इसके बाद देखिए जो क्लास 6th से लेकर 10th या फिर 8th क्लास तक होते हैं, 8th समझिए 8th ही, तो यहाँ पर क्या है जो पूरा एक साल की जो वर्किंग डेज होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 210 होते हैं, 220 होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी स्कूल के क्या थे वहाँ पर 200 था या फिर 210, ज़्यादातर तो 200 ही लिया जाता है। लेकिन अपर प्राइमरी यानी 6th से लेकर 8th क्लास के लिए वर्किंग डेज कितना है आपका? 220 है। तो एक साल में टीचर्स को क्या है 220 अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए वर्क करना होता है। अगर हम अपर प्राइमरी स्कूल के एक साल के घंटों की बात करें तो यहाँ पर 1000 घंटे टीचर को पढ़ाने होते हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए 800 घंटे होते हैं और अपर प्राइमरी के टीचर्स के लिए क्या है 1000 घंटे होते हैं। अपर प्राइमरी के वर्किंग डेज की बात करें हम तो 220 है और प्राइमरी वर्किंग डेज की बात करें तो वो 200 है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ से अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए। अब ये तो हो गई थी पूरे एक साल की बात। अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर क्या है एक टीचर को एक हफ्ते में 45 घंटे पढ़ाने होते हैं, ठीक है ना। बच्चों को एक हफ्ते में 45 घंटे टीचर को अपने देने पड़ते हैं, उतने घंटे वो लोग को पढ़ाने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है, देखिए अच्छे से इसको याद रखिए। इससे पहले हमने पूरा एक साल घंटों की बात की थी, यहाँ पर क्या है सिर्फ एक हफ्ते की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि क्या है आपका 45 आवर्स है, यानी 45 घंटे। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर दूसरा टेबल या फिर दूसरे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला ये है कि आरटीई ये कहता है कि हर गवर्नमेंट स्कूल में क्या है एक एसएमसी होना ज़रूरी है। एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, ये कमेटी का होना ज़रूरी है। हर स्कूल में कर रहना ये ज़रूरी, मतलब ये कमेटी ज़रूर तश्कील दी जानी चाहिए। और इस कमेटी के अंदर क्या है, मतलब पेरेंट्स के ज़रिए ये मीटिंग रखी जाती है ना। पेरेंट्स को बुलाकर उन लोग की सरपरस्ती के अंदर ये मीटिंग को रखा जाता है। तो हर स्कूल में ये यहाँ पर रखनी चाहिए। और इसके अंदर भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो ख़वातीन होती है, ख़वातीन को ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 50% यहाँ पर क्या है ख़वातीन को मौका दिया जाना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 75% इसके अंदर ख़वातीन हिस्सा लिए जैसा या फिर पेरेंट्स हिस्सा लिए जैसा इस मीटिंग में हम लोग देखना ज़रूरी है। ये क्या है आपका आरटीई कहता है, इसको आप क्या है अच्छे से याद रखिए। और मज़ीद पॉइंट्स आप लोग ना यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखिए ठीक है ना। मतलब जो क्या है भाई क्या कास्ट के हिसाब से जो लो कास्ट के रहते हैं, वैसे कास्ट वालों को, वैसे ज़ात वालों को क्या है यहाँ पर नुमाइंदगी का मौका देना, वैसे लोगों को क्या है आप सदर चुनना यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लेडीज़ को यहाँ पर मौका देना, 75% यहाँ पर लेडीज़ को मौका दिया जाना चाहिए। कभी कभार 75% पूछा जाता है, तो कभी कभार क्या है आपका 50% पूछा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें क्या है इस आरटीई के डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है। अगर आप जानना चाहते हो तो क्या है गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स में जितने बताई हूँ वो क्या है आपको काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप लोग क्या है याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स ली हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। यहीं से हमेशा सवालात बनते हैं आपके, तो हर पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए। 1 से 2 मरतबा देखिए वीडियो को, अगर तब भी समझ में नहीं आया हो तो 3 मरतबा इसको देखिए। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको ये क्या है ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये फिर या फिर जो ये लोगो समझिए या फिर ये पिक्चर समझिए जो भी हो, तो ये 5 चीज़ें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इट प्रोहिबिट्स यानी ऐसे काम जिसको करने से आरटीई मना करता है। तो 5 अहम काम है जिससे क्या है आरटीई मना करता है। अगर इंग्लिश में समझना चाह रहे तो ये इंग्लिश वालों के लिए है। अगर उर्दू वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है वो ये है कि जिस्मानी और ज़हनी सज़ा, यानी आप किसी भी बच्चे को क्या है ना तो जिस्मानी तौर पर सज़ा दे सकते हो,
और ना ही ज़हनी तौर पर सज़ा दे सकते हो। ज़हनी तौर पर यानी बच्चों को क्या है, आप आँखों से घूर नहीं सकते। बाज़ लोग क्या है, सिर्फ आँखों से घूरे भी तो क्या है डर जाते बच्चे, है ना? तो आप लोग क्या है, आँखों से घूर कर भी आप बच्चों को नहीं डरा सकते, ना ही आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हुए बच्चों को सज़ा दे सकते हो, ठीक है ना? या फिर टॉर्चर कर सकते हो आप। तो इससे क्या है, ये करने से आरटीई मना करता है। ये पहला पॉइंट है इसका सबसे अहम। इसके बाद जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि बच्चों के दाखिले के लिए स्क्रीनिंग का तरीका इख्तियार, इसका तरीक़ाकार, यानी आप क्या है बच्चे को, इससे पहले मैं जो फर्स्ट में बताई थी कि आप बच्चे को क्या है एडमिशन देने के लिए टीसी को आप लोग ज़रूरी करार नहीं दोगे, बिना टीसी के भी आप लोग उसको ले लोगे, ठीक है ना? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को भी आप करार नहीं दोगे, मतलब वो ना नहीं रहा भी तो आप ले लोगे, यानी किसी भी चीज़ के बिना पर आप उसको एडमिशन देने से नहीं रोक सकते। ये भी एक यहाँ पर आरटीई कहता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि किसी भी किस्म की फीस का लेना, मतलब इससे पहले भी बताई मैं कि आप बच्चों से या फिर उनके पेरेंट्स से किसी भी किस्म की फीस नहीं ले सकते, ठीक है ना? ये फीस लेने से भी आरटीई मना करता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि असातिज़ा की तरफ से निजी ट्यूशन, मतलब निजी ट्यूशन यानी प्राइवेट ट्यूशन। आप अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वो टीचर क्या है अपने ही स्टूडेंट्स को घर पर बुलाकर अलग से ट्यूशन नहीं दे सकता पैसे लेकर। स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना, अच्छी तरीके से पढ़ाना, उन लोग की हर तरह से हर फील्ड में उनकी मदद करना। आप स्कूल में सही नहीं पढ़ा रहे बच्चों को, ठीक है ना, उन लोग को सही तालीम नहीं दे रहे और घर पर आप बुलाकर वो लोग को अलग से ट्यूशन ले दे, मतलब अलग से ट्यूशन दे रहे और फीस भी ले रहे आप उनकी ट्यूशन फीस, तो ये करने से आरटीई सख्त मना करता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब हमारे पास भी क्या है, उर्दू मीडियम तो हर जगह बदनाम है, ठीक है ना, सही पढ़ाते नहीं। गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, क्या समझते कि क्या है कि जॉब आ गई बोले तो आराम से रहते, बच्चों को क्या है सही तवज्जो ही नहीं देते, सही पढ़ाते ही नहीं, ठीक है ना? तो क्या है उनका मुस्तकबिल हमारे हाथ में रहता। अब आप लोग भी टीचर्स बनने वाले हैं, तो आप लोग क्या है ये नाम के टीचर्स मत बनिए, ठीक है ना? आपके फ़र्ज़ को आप अच्छी तरह से निभाइए। गवर्नमेंट जॉब मिल गई, हम पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, पैसे आ जा रहे बोलकर आप लोग ना इसका गलत फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि रोज़े क़यामत आपको अल्लाह ताला को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बच्चों की मुस्तकबिल और उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी आपके हाथ में सौंपी है, ठीक है? तो अपना अगर कोई आप में से जॉब पा भी लेता है तो आप क्या है अपने फरीज़े का सही इस्तेमाल करें, आप इस मकसद को पूरा करिए। दूसरे गवर्नमेंट टीचर्स की तरह क्या है आप लोग अपने आप को बदनाम मत कीजिए, ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम वाले, ठीक है ना? हमारे उर्दू मीडियम के बहुत सारे ऐसे ही है, देखिए, ठीक है ना? सही तालीम नहीं देने की वजह से बच्चों को सही पढ़ने भी नहीं आता, हमारे पास से छोड़ डालते बच्चों को, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, मैथ्स का सही करने नहीं आता, उर्दू रीडिंग तक सही नहीं आती, तो इस तरह के टीचर्स मत बनिए आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, अलग से सेपरेट ट्यूशन देने से भी आरटीई मना करता है गवर्नमेंट के टीचर्स को खास तौर पर। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है और लास्ट, वो ये है कि तस्लीम किए बगैर स्कूल्स को चलाना, यानी ऐसे प्राइवेट स्कूल्स जिसको क्या है गवर्नमेंट की तरफ से क्या है परमिशन नहीं है, तो वैसे स्कूल्स क्या है बगैर परमिशन के अपने स्कूल को क्या है नहीं चला सकते। अगर कोई स्कूल चलाना चाहता है तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट से क्या है परमिशन लेना, अगर गवर्नमेंट परमिशन दी तो तब वो क्या है अपना स्कूल चला सकता है, वरना वो स्कूल नहीं चला सकता। और उस स्कूल के अंदर भी क्या है अच्छे क्या है एजुकेटेड टीचर्स रहना, बीए या फिर बीएड पास हुए वाले क्वालिफाई वाले क्या है टीचर्स उसके अंदर रहना, ये आरटीई कहता है। तो ये था देखिए आरटीई 2009। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया तो प्लीज़ देखिए 1 से 2-3 मरतबा इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा सा समझने मुश्किल होगी आज की वीडियो बाज़ लोग को, तो क्या है बस इतना ही था। देखिए हर चीज़ को इसके अंदर कवर की हूँ मैं, कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना भी सुन लिए आप लोग, इतना भी याद रख लिए तो काफ़ी है, देखिए, ठीक है ना? तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को क्या है ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। और एक बात बताना था, देखिए गवर्नमेंट क्या है अब हमारा टीएस टेट के लिए क्या है फ्री कोचिंग दे रही,
है ना। हर डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग के लिए भी क्या है हेल्प मिल रही है हम लोग को। तो जो लोग भी फ्री कोचिंग लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर जो ये लिंक दी गई है, आप लोग ये क्या है इस लिंक पर जाकर आप लोग उस फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए। निज़ाम कॉलेज में दी जा रही है, नलगुंडा में दी जा रही है, निर्मल में दी जा रही है, महबूब नगर की डेट कॉलेज में दी जा रही है। इस तरह से क्या है एक गिने चुने डिस्ट्रिक्ट को क्या है सिलेक्ट किया गया है, वहाँ पर फ्री कोचिंग दी जा रही है। तो आप लोग क्या है इससे भी क्या है इस्तेफादा हासिल कीजिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में क्या है मैं इसकी लिंक डाल दूंगी, आप लोग क्या है वो लिंक पर जाकर सबमिट जल्द से जल्द कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।